Errors and uncertainties is today's topic। और ये हम मेजरमेंट के चैप्टर में अगले टॉपिक तक अप्रोच कर गए हैं। पिछले पॉइंट पर या पिछले लेक्चर में हमने रूल्स डिवाइस किए थे कि किस तरह से कन्वेंशंस फॉलो की जाती हैं यूनिट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के जो सिंबल्स हैं, यूनिट के सिंबल्स हैं, और यूनिट्स को लिखने के किस तरह से प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं। इस लेक्चर में हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। वन इज़ द एरर, और दूसरी टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी या अनसर्टेनिटीज़। तो इसमें अगर हम पहले एरर की तरफ आएँ और एरर को देखें कि एरर की जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है वो क्या कहती है और उसे हम क्या मतलब निकालते हैं। सो एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू, दैट्स टू बी नोटेड, ठीक है, measured value and the actual value of a physical quantity। अब यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस स्टेटमेंट में। आप एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में आपके पास दो टारगेट्स हैं। एक तो आपने एक्चुअल वैल्यू पहले से ही थ्योरेटिकल वैल्यू हासिल की हुई है किसी इक्वेशन से, और अब आप उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहते हैं, दैट इज़ योर मेजर्ड वैल्यू। सो इसमें मैं सिंपल एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ये डेफिनेशन कि अगर आप जी की वैल्यू को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज़ जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अब इसमें व्हाट इज़ जी, जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई इज़ द मास ऑफ अर्थ, आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस तरह से दैट इज़ मास ऑफ अर्थ, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आर ई जो है दैट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ। सो इन तीन वैल्यूज़ की अवेलेबिलिटी में आप आराम से जी की थ्योरेटिकल वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। एंड से फॉर एग्जांपल वो वैल्यू हमारे पास आ जाती है कितनी, उस वैल्यू को हम कंसिडर कर लेते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड में। अच्छा, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब एक तो मैंने यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो थ्योरेटिकली निकाल ली। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल वैल्यू कंसिडर करता हूँ और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की कोशिश करता हूँ, जिसको मैं फिर यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू कंसिडर करूँगा। और इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए लैब में या तो हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड की इक्वेशन को यूज़ करते हैं, जिसमें ये जी के लिए इक्वेशन डिज़ाइन की जाती है, टाइम की वैल्यू को हम मेजर करते हैं, लेंथ की वैल्यू को भी चेक करते हैं, और इस तरह से फाइनली जी के लिए अगर हम इस इक्वेशन को अरेंज करें, सो दैट बिकम्स टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर ले लें, और जी को इधर शिफ्ट कर दें, टी स्क्वायर को फिर इधर कर दें, बिल्कुल स्वैप कर दें दोनों को। सो जी हमारे पास आ जाता है 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, और यहाँ से आप जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब यहाँ पर जब हम डेफिनेशन में ये बात कर रहे हैं, सो इसमें एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू इनके दरमियान डिफरेंस। सो अगर मेरे पास ये 9.8 थ्योरेटिकल वैल्यू है, एंड से फॉर एग्जांपल इस एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आ जाती है 9.8, लेट्स से वहाँ पर मैं एग्जैक्टली इसको से फॉर एग्जांपल 9.0 का 80 कंसिडर कर लूँ, और यहाँ पर वैल्यू मेरे पास आ जाए 9.82, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा, एंड दैट विल गिव मी द एरर। सो एरर मैं निकाल सकता हूँ, एरर विल बी 9.82 minus 9.80, and that will be 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो नंबर है 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर इस डेफिनेशन के मुताबिक एरर आ जाएगा।
अब इसी रिजल्ट को इस दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक भी देखें, एरर इज द डाउट दैट एग्जिस्ट्स अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट। मेजरमेंट में आपने कैरी आउट की, वो कौन कौन सी मेजरमेंट्स आपने की? इसके लिए आपने लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम मालूम मेजर किया था इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए, टाइम पीरियड को मेजर किया था, और फिर उसको इस इक्वेशन में पुट करके g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/T² में पुट करके आपने g की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला। अब आपने ये इंडिविजुअल मेजरमेंट्स करके फाइनल जब रिजल्ट निकाला तो वो फाइनल रिजल्ट ये आया, और इस रिजल्ट का जो डाउट आया पिछले रिजल्ट मतलब थ्योरेटिकल रिजल्ट से, वो आपके पास आ गया 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन इट इज़ द एरर। सो ये बिल्कुल वही बात है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से यहाँ पर किया गया है इसको। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर हमारे पास आता है वो है एरर इज़ अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये एक ऐसा फिगर आपको देगा कि जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने का जो कॉन्सेप्ट है, या अगर मैं इसको किसी कंडीशन में पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ और किसी दूसरे कंडीशन में नेगेटिव कंसिडर करता हूँ, सो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। सो इस वजह से मुझे हमेशा इसको एक डिफरेंस की फॉर्म में शो करना पड़ेगा। मैं अगर 9.80 से 9.82 सब्ट्रैक्ट करता हूँ या 9.82 से 9.80 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दोनों कंडीशन में जो मेरे पास डिफरेंस आता है वो 0.02 है। सो इसमें मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि इससे सिर्फ मुझे ये पता चल सकता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू आपके पास ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। सो इस वजह से इसे हमें इस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव की बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह हमें सिर्फ और सिर्फ उस डिफरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट्स है या जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स है उसका हमारा जो है एक्चुअल वैल्यूज़ है कितना डिफरेंस आ रहा है। इसी की तरह की दूसरी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर आप टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए लेंथ की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, और उसमें डायरेक्ट लेंथ की वैल्यू पुट करके आप क्या करते हैं, टाइम पीरियड को सॉल्व करते हैं। मतलब लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं, जी की वैल्यू उस सिचुएशन में मुताबिक पुट करते हैं, और लेट से आपको टाइम पीरियड की एक वैल्यू मिल जाती है किसी भी सिनेरियो के लिए, से फॉर एग्जांपल 5 सेकंड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये अब एक्चुअल वैल्यू मैंने कंसिडर कर ली यहाँ पर बिकॉज ये मेरे पास डायरेक्टली इक्वेशन से आई है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक हासिल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगी कि अगेन मैं लेंथ के क्या करूँगा, मेजर करूँगा, लेकिन मैं अब इस वक्त इस मरतबा डायरेक्टली इक्वेशन को यूज़ नहीं करूँगा। आई विल फॉलो दैट एक्सपेरिमेंटेशन कि मैं यहाँ पर इसको सिंपल पेंडुलम को इस वाली लेंथ के मुताबिक एक थ्रेड से बांध कर ऑसिलेट करवाऊँगा। ठीक है, और स्टॉप वॉच के थ्रू मैं टाइम को नोट करूँगा, और टाइम की ऑब्जर्वेशन मैं किस तरह से करूँगा। लेट्स से मैं टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस नोट करूँगा, और वो मिसाल के तौर पर हो गया एक स्पेसिफिक नंबर, और मैं जब इसकी मेजरमेंट अभी करता हूँ तो उसमें मेरे पास जो डाटा है वो इस तरह आता है कि 102 सेकेंड आते हैं 20 वाइब्रेशंस के लिए। ठीक है, और उसका मैं जब टाइम पीरियड मालूम करता हूँ तो मेरे पास इससे कितना रिजल्ट आता है, 5.1 सेकेंड। अब ये मेरे पास इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई टाइम पीरियड की। ये वाली जो वैल्यू थी 5 सेकेंड, ये थी एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू। आप इसको मैं इस तरह से समझ लेता हूँ क्योंकि मैंने इसमें डायरेक्टली जी की वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब एक इक्वेशन को मैंने यूज़ किया है, दूसरा मैंने एक्सपेरिमेंटली प्रोसीजर से अडॉप्ट किया है। सो अब ये 5.1 सेकेंड और 5 सेकेंड में एरर कितना आ गया, 0.1 सेकेंड का। और इस तरह से मुख्तलिफ केसेस में जो आपको इक्वेशंस के थ्रू वैल्यूज़ मिली हुई हैं उसको अगर आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं, ठीक है, सो वो जो रिजल्ट्स होते हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ मेजरली कॉल्ड एज द एरर।
अब दूसरी टर्म की तरफ आते हैं, अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ में अगर हम सिंपल अनसर्टेनिटी को डिफाइन करते हैं, सो दैट इज़, अब अनसर्टेनिटी जो है दैट इज़ द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एन एरर और डाउट इन मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इन 2 लाइंस की डेफिनेशन में, ठीक है। पहले तो इस बात पर गौर करें कि हमने क्या करना है, जो भी चीज़ है उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, ठीक है, या उसको क्वांटिफाई करना है कि हाउ मच। ये क्वांटिफिकेशन का यहाँ पर हमारा मकसद जो है वो क्या होगा कि हाउ मच, ठीक है, इन नंबर्स। अब ये जो एरर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है या डाउट लिखा हुआ है, ये बेसिकली उस एरर की हम बात नहीं कर रहे हैं जो हम यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं, बल्कि ये एक रीडिंग के अंदर के एरर की हम बात कर रहे हैं, जो कि लीस्ट काउंट या मुख्तलिफ इनएक्सपीरियंस होने की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। सो इस वजह से जब आप ऐसे डाउट्स को मालूम करते हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट में लेट्स से लीस्ट काउंट की वजह से हो रहे हों, ठीक है, या मुख्तलिफ बाकी ऐसे सिचुएशंस हों जो इस आपके रिज़ल्ट को चेंज कर रहे हों, एक्चुअल रिज़ल्ट्स हैं, या मिसाल के तौर पर आपका अपना रिज़ल्ट जो है वो एक तरह से डाउटफुल हो जाए, ठीक है। सो उस चीज़ की वैल्यू मालूम करना, ठीक है। सो ये क्वांटिफिकेशन या मैग्नीट्यूड जो है ये बेसिकली उस डाउट की वैल्यू मालूम करना होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी। अब आते हैं इन दोनों टर्म्स की टाइप्स पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ एरर। अब टाइप्स ऑफ एरर में, टाइप्स ऑफ एरर में या तो इसको ओवरऑल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, या समटाइम्स 3 कैटेगरीज में पर्सनल को, इंस्ट्रूमेंटल को और रैंडम को 1 2 3 से नॉमिनेट किया जाता है। और फिर दूसरे डिवीज़न में इस तरह किया जाता है कि सिस्टमेटिक को सिर्फ एक फुल डिवीज़न दे दी जाती है, ठीक है, और रैंडम जो है वो आपके पास सेकंड हो जाता है। बट एनीवेज इन बोथ द केसेस, सिस्टमेटिक में जो पहला केस है वो हमारे पास पर्सनल एरर है, ठीक है, और ये वजह क्या है उसकी, ड्यू टू द इनएक्सपीरियंसनेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटर और ऑब्जर्वर। आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि सिंपल केसेस में आप कंसिडर कर लें वर्नियर कैलिपर को, या सिंपल मीटर रॉड को भी अगर आप कंसिडर कर लें, एंड वन डज नॉट नो हाउ टू टेक द प्रॉपर रीडिंग्स, ठीक है, या आप किसी मेजरिंग सिलेंडर में वॉल्यूम के थ्रू वॉल्यूम की मेजरमेंट आप कर रहे हो और आपको उसको यूज़ करने का सही तरीका या रीडिंग सही लेने का तरीका आपको ना आता हो, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए अपने आप को आपने क्या करना होगा ट्रेन करना होगा, और उससे इस एरर का मैग्नीट्यूड जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और ये जो एरर है ये ज़ाहिर है एक छोटा एरर है जो कि फिर एक फाइनल रीडिंग जो यहाँ पर हमने इसमें देखी थी, ये मेजर्ड वैल्यू, फिर इसमें ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटल एरर दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है, और इसकी बेसिक वजह क्या है, ड्यू टू अ फॉल्टी अपैरेटस। और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, से फॉर एग्जांपल ज़ीरो एरर हो गया जो कि वर्नियर कैलिपर में स्क्रू गेजेस में हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से फॉल्टी कैलिब्रेशन, ठीक है, जो कैलिब्रेशन हुई है, लाइंस जो ड्रॉ हुई हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये एक स्केल है, ठीक है, और इस स्केल पर ये कैलिब्रेशन हुई है। अब अगर इनमें जो गैप है वो प्रॉपर नहीं रखा गया तो ऑटोमेटिकली मैं जब भी इससे रीडिंग लूँगा वो गलत ही आएगी। और जाहिर है इसके लिए या तो आपको ज़ीरो एरर को चेक करना पड़ेगा और फिर उसकी करेक्शन करनी पड़ेगी, या फिर अगर फॉल्टी कैलिब्रेशन है तो उसको दोबारा से रिकैलिब्रेट करके, ठीक है, यूज़ करना होगा, तब जाकर आप इंस्ट्रूमेंटल एरर को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है रैंडम एरर। चूँकि इसका नाम ही रैंडम एरर है तो ये इरेगुलर पैटर्न में आती है, साइज़ और साइन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, या मिसाल के तौर पर
जो मैग्नीट्यूड है, साइज़, वो चेंज होता रहता है। और वजह इसकी क्या है? द अनइवन एनवायरनमेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर किसी टाइम पीरियड मालूम कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम का, और यहाँ पर किसी ने क्या कर दिया है, फ़ैन लगा दिया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से विंड चलना शुरू हो जाएगी, ब्लो करना शुरू हो जाएगी, और ये इसकी ऑसिलेशन को क्या करेगी? अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपकी रीडिंग में क्या आएगी? गलती आएगी। सो इसका जो रिमूव करने का तरीका है, या मिसाल के तौर पर हवा चल रही है, उसकी वजह से आपकी ऑसिलेशन ठीक नहीं आ रही हैं आपके पास, या टाइम पीरियड नहीं आ रहा। सो उसका आसान तरीका क्या है कि जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं उनका आप या मीन ले लें या एवरेज ले लें, तो उससे आपके पास उस एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अब ये जो तीनों एरर्स हैं वो फाइनली हमारे इस मेजर्ड वैल्यू को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं, जो कि हमने एरर में देखा था। और जाहिर है फिर वो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से जितना फ़र्क खाएगी, उसी चीज़ को फिर हमने क्या कहा था? मेजर एरर का नाम दिया था। अच्छा, अब जहाँ तक सर्टेनिटीज़ के टाइप्स का ताल्लुक है, तो वो हमारे पास दो किस्म की अनसर्टेनिटीज़ पाई जाती हैं। एक है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है, इसको कॉज क्या करता है? दैट इज़ कॉज्ड बाय द लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस दे देता हूँ, तो वहाँ से हमें पता चल सो जिसमें हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं कि मीटर रॉड में 0.1 सेंटीमीटर की, अगर हम सेंटीमीटर में बात करें, उसका लीस्ट काउंट बनता है। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर के केस में 0.01 लीस्ट काउंट बनता है। और स्क्रू गॉज के केस में, जो हमारे पास नॉर्मल कॉलेजेस में या स्कूल्स में इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं, तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू है गोज के केस में, वो हमारे पास में जो बनता है वो है 0.001 सेंटीमीटर। अब आप देखें कि इसमें जो सबसे बड़ा लीस्ट काउंट है वो मीटर रॉड का है, तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, वजह क्या है? वजह यह है कि ये हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता। ठीक है, नो नॉट सच डिटेल्स कैन बी अचीव्ड। इसी तरह से अगर हम उसी रीडिंग को या उसी मेजरमेंट को वर्नियर कैलिपर से हासिल करते हैं, तो ये क्या करेगा? ये डिटेल्स में जाने की कोशिश करेगा, और ये 100 पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर में डिटेल्स में जाएगा। मीटर रॉड जो था वो 1/10 पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर में डिटेल में जा रहा था। और इसी तरह से स्क्रू गेज विल बी फर्दर प्रिसाइज ऑफ गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ 1 पार्ट इन 1000। सो इस तरह से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे पास किसी भी रीडिंग में वो फिक्स होती है जब तक हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट को हम चेंज नहीं करते। जैसे मैं मिसाल के तौर पर अगर वर्नियर मीटर रॉड की कोई रीडिंग लूँगा, सो आई विल राइट इट एज 4.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब ये 0.1 वाला फिगर जो है, दैट इज़ द लीस्ट काउंट। यह इसकी प्रिसीजन भी है, और प्रिसीजन तो खैर हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। और ये चूँकि इसकी अनसर्टेनिटी है, सो ये प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है, दैट कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द डाटा 4.5। और इस तरह से हमें ये जो डाउट प्रोवाइड करती है एब्सोल्यूट, तो वो किस तरह होगा कि 4.5 से आप 0.1 सब्ट्रैक्ट कर लें, इट विल बिकम 4.4। और अगर आप इसमें 0.1 को ऐड कर लें, सो दिस विल बिकम 4.6। सो हमारी जो रीडिंग है वो इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान क्या करेगी? फ्लोट करेगी। तो दैट इज़ एक्चुअली द अनसर्टेनिटी विच इज़ कॉज्ड बाय द लीस्ट काउंट। और इसी तरह से आप चाहे वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं या स्क्रू गॉज की बात करते हैं, लेकिन अगर आप इसके दूसरे पोर्शन पे जाते हैं, दूसरे टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी पे, तो वो क्या है? रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और वो क्या चीज़ है? वो कहाँ से हमें मिलती है?
दैट इज़ द लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड रीडिंग। अगर ये सिर्फ ये वाले रीडिंग आप चेक करेंगे सो ये रिलेटिव और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। और अगर आप इसी फिगर को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो आपके पास आएगा ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी के टाइटल से। ठीक है, अब इसका ये रिलेटिव नाम क्यों है और पिछले वाले का एब्सोल्यूट नाम क्यों था? वजह क्या है? क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके लीस्ट काउंट से जुड़ी हुई है। जब तक आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट चेंज नहीं होता या आप इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं करते, आप इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म नहीं कर सकते। द सेम इज़ अबाउट द रिलेटिव टर्म। रिलेटिव जो है वो क्या है? वेरी कर सकती है, आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दें, ठीक है, एक करस्पॉन्डिंग, तो ऑटोमेटिकली आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकती है। लेकिन ये आपकी जो ऑब्जर्व रीडिंग है इसको भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और उसको चेंज करने के लिए आपको फिर से किस पे जाना पड़ेगा? इन पॉइंट्स पे जाना पड़ेगा। आप अपने सिस्टम को, पर्सनल एक्सपीरियंस को, इंस्ट्रूमेंट को, रैंडम सिचुएशंस को, एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल करें। वहाँ से अपना जो ऑब्जर्व रीडिंग है वो सही से निकालें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी है वो कम से कम आएगी। एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है, जिसको हमने लीस्ट काउंट से रिलेट किया है कि लीस्ट काउंट जितना कम से कम होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कम से कम होगी। ठीक है, और दूसरी तरफ जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी है वो आप दोनों चीज़ों पर, मतलब चूंकि वो उसमें ये वाली चीज़ आ गई है लीस्ट काउंट और ऑब्जर्व्ड रीडिंग, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से अब लीस्ट काउंट तो तब तक आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज ना किया हो। लेकिन अब इस ऑब्जर्व्ड रीडिंग में आप अपनी मर्जी के या मिसाल के तौर अपनी केयर के मुताबिक चेंजेस लेकर आ सकते हैं और उसकी वजह से ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी जो है इसको चेंज किया जा सकता है। सो इस वजह से हम इसका ये नाम जो है ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी है, दैट इट कैन वेरी। ये डिपेंड करते हैं कि आपने कितना केयर की है और कितना उसके मुताबिक आपने सही रिजल्ट निकाला है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक तरह से आपकी प्रिसिजन के बारे में भी आपको फिक्स कर देती है। ठीक है, बाद में फिर हम जब प्रिसिजन और एक्यूरेसी का अलहदा से डेफिनेशन करेंगे तो वहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। आई होप सो यहाँ पर जो एरर्स और अनसर्टेनिटीज़ की डिटेल में हमने जाने की कोशिश की है उसमें से काफ़ी हद तक पॉइंट्स आपके जहन में क्लियर हो चुके हों। जो पॉइंट्स या ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आपके जहन में क्लियर नहीं हुए या लेट्स से मिस हो गए हैं तो उन पे हम कमेंट सेक्शन में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।